नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन इकोनॉमी में लक्ष्मीकांत की सीरीज को लेते हुए चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 वीडियोस बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। रही बात 2 दिन से वीडियो नहीं आने की, दोस्तों वैक्सीनेशन के बाद आपको पता ही है, तो वो ही प्रॉब्लम थी, इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। आज के वीडियो हम लोग दोस्तों जो संघ और उसके क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। किस प्रकार संघ का निर्माण हुआ है, आर्टिकल 1 से 4 में क्या दिया गया है उसको डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा रियासतों का जो एकीकरण हुआ है, नए राज्यों का पुनर्गठन या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, उन सबको एक स्टोरी वाइज डिटेल में समझेंगे ताकि आपके सारे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 है, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं लेटेस्ट एडिशन में, ठीक है ना, जो फिफ्थ या 6th एडिशन है, ठीक है ना, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इन 4 आर्टिकल को थोड़ा समझेंगे। जो 1 से 4 तक अनुच्छेद है, भाग 1 में 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है पहले उनको समझेंगे। फिर हम लोग रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, फिर धर आयोग है, राज्यों का पुनर्गठन के लिए जो भी प्रक्रिया चली, और उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार का हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल 1 में देखते हैं। आर्टिकल 1 में पहला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना, मैंने यहाँ नीचे से ऊपर तक गया हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है आर्टिकल 1 में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब ये क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 1 में ये प्रावधान किया गया है जो भारत या इंडिया है एक राज्यों का समूह ना होकर क्या है, राज्यों का एक संघ है। समझ रहे ना, एक प्रकार से इनका शब्द से रिलेटेड है कि भाई किस प्रकार एक रिलेटिव वर्ड्स यूज करें, इसलिए इसमें सिंपल टर्म्स में बता रखा है। जो भारत तथा इंडिया है, इसमें 2 शब्द है दोस्तों, दोनों का भी क्लियर करेंगे कि इंडिया है या भारत है। फिलहाल हम इस शब्द को देखते हैं। जो राज्य का संघ है, जो एक प्रकार से इसके लिए समूह शब्द न होकर एक भारत के लिए संघ के रूप में यूज किया गया है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है जो इंडिया और भारत है, तो आप लोगों के दिमाग में, काफी लोगों के दिमाग में है कि जो भारत का नाम रखा गया है क्या भारत है या इंडिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो संविधान सभा की बैठक भी हुई या संविधान सभा के सदस्यों का जो मत था वो दोनों के लिए लगभग बराबर था। मतलब कुछ लोगों का या कुछ सदस्यों का मत था कि इंडिया हो और कुछ सदस्यों का मत था भारत हो। इसलिए ये दोनों शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं, समझ रहे ना। और अभी हाल ही में करंट की बात करें तो काफी ट्वीट के माध्यम से ये भी मांग उठी गई है इंडिया शब्द न यूज करके भारत के लिए भारत शब्द ऑफिशियल यूज किया जाए। समझ रहे ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आर्टिकल 1 में पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, भारत तथा राज्यों का संघ हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, जो भी राज्य है और उनके जो भी राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ये कह रहे हैं राज्य या उनके जो रिलेटिव क्षेत्र हैं जो भी होंगे वो किस अनुसूची के तहत होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अनुसूची के बारे में पूरा डिटेल में समझा है। तो आप लोगों को अनुसूची आराम से देख सकते हैं, उसमें पहली अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। जो भी राज्य के नाम है, राज्य के समूह है, राज्य या संघ शासित प्रदेशों सीमाओं से संबंधित बात किया गई है, वो अनुसूची 1 से संबंधित किया गई है। तो इसका मतलब ये सिंपल भाषा में कह रहे हैं, राज्य और उसके जो भी क्षेत्र होंगे वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ये जो आधार होगा जो पहली अनुसूची में बता रखा है वही होगा, ठीक है ना। राज्य से संबंधित या उनके जो भी क्षेत्र होंगे उसका आधार क्या होगा, पहली अनुसूची, ठीक है। अब अनुच्छेद फर्स्ट में, सेकंड में, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं पहले आर्टिकल का। ये दोस्तों पहले आर्टिकल का पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा आर्टिकल के अनुसार क्या कहते हैं, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जो भारतीय जो जोन है, पूरा जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसको 3 भागों में बांटा है। एक राज्य क्षेत्र के रूप में, एक संघ क्षेत्र के रूप में। एक राज्य हो गया, ठीक है ना, एक संघ क्षेत्र हो गया जो कि यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो ये राज्य के क्षेत्र हो गए, एक तो क्या हो गए संघ के क्षेत्र, और एक ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब ऐसे क्षेत्र, इसमें भी इसी कैटेगरी में आर्टिकल 3 में जो 3 भारतीय जोन क्रिएट किए गए हैं, जिसमें राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और एडिशनल के रूप में ऐसे वो क्षेत्र जो राज्य द्वारा, भारत सरकार द्वारा उसे अधिग्रहित किया गया। अधिग्रहित का मतलब ये हो गया या तो युद्ध में जीतकर या खरीद कर या कुछ भी उपहार के या लीज के रूप में जो मिला है, या किसी को हरा कर
समझ रहे ना। तो ये जो अधिग्रहण कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, मतलब या तो लड़ाई करके लेके वो जीत गए, या उपहार को दे रहे हैं, या इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से वो भारतीय संघ का भाग बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें दोस्तों जो पहला आर्टिकल था, इसमें हम लोगों ने राज्य का अधिग्रहण से संबंधित और सारी बेसिक जानकारी ले ली है कि भाई आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और रही बात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है कितने, क्योंकि इसमें यही बात हो रही है, तो अभी वर्तमान में मैं बता दूं 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप लोगों का काम यही है कि उन 8 के कौन कौन से हैं, किसमें क्या मिला हुआ, करंट अफेयर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा हिस्सा अपडेट हुआ है, किसको मिलाया गया है, तो वो आप लोगों का काम है, थोड़ा बहुत आप लोगों को करना चाहिए। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दूसरा आर्टिकल, जो आर्टिकल अनुच्छेद 2 है, ये क्या कहता है, ये कहता है संसद को यह अधिकार देता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करने का, मतलब ये अधिकार संसद को दिया जा रहा है कि संसद विधिक प्रक्रिया द्वारा, जो कानूनी प्रक्रिया द्वारा नए राज्यों का प्रवेश करवा सकती है, समझ रहे ना, और नए राज्यों का गठन भी किया जा सकता है। एक तो वो है जो पहले से अस्तित्व में, और एक वो है जो अभी आ रहे हैं, भारत में शामिल हो रहे हैं, जिनका गठन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्थिति बिल्कुल सिंपल सी, आराम से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। संसद को यह अधिकार आर्टिकल 2 में ये दिया गया है, नए राज्यों को प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना या गठन करने का जो विधिक अधिकार भी किसको दिया गया, संसद के पास है। तो आप लोगों को सीधा भी पूछ लेते हैं कि भाई नए राज्यों का गठन का अधिकार किसको दिया गया है, तो बिल्कुल संसद को दिया गया। ऐसे नहीं वहां पर प्रधानमंत्री लिखा हो या राष्ट्रपति लिखा हो, तो आप लोगों को वहां डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आराम से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा आर्टिकल क्या कह रहा है, तीसरा आर्टिकल कह रहा है नए राज्यों का निर्माण। क्या कह रहा है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो भी अधिकार दिए गए संसद को संविधान द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, या मतलब ये कह सकते हैं नए राज्यों का निर्माण कर सकती है संसद विधिक प्रक्रिया द्वारा। इसके अलावा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, मतलब ये कह रहा है अगर आप जैसे राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान का जो भी क्षेत्रफल है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए, मतलब ये काम संसद कर सकती है। और हो सकता है कि भाई इसे घटा भी सकती है, जो भी क्षेत्र है उसको कम किया जा सकते हैं, मतलब वो आप लोग समझ गए होंगे दोनों का। तो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित बात हो, या किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने की, या किसी क्षेत्र के राज्य को घटाने की, तो ये संसद को अधिकार दिया गया है। इसके अलावा संसद है जो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, मतलब किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो ये भी अधिकार संसद को दिया गया है। ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 2 और 3 में ये राज्य शब्द का और किसका, संसद का ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन करना हो, समझ रहे ना, किसी का नाम बदलना हो तो भी ये संसद को अधिकार दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ तो है ना किसी की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, एक विधिक प्रक्रिया द्वारा संसद नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात कर सकता है आर्टिकल 2 में। लेकिन आर्टिकल 3 में ये दिया गया है, ये जो भी संसद काम करेगी किसके माध्यम से, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश के पूर्व मंजूरी के बाद ही ये चीज करेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सीधा बता रखा है कि संसद विधिक प्रक्रिया द्वारा नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान कर सकती हैं, लेकिन इसमें बताया गया है ये जो भी काम करेगी ये राष्ट्रपति के अध्यादेश की पूर्व मंजूरी के बाद ही करेगी। समझ रहे हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस आ गया। जब ये अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जाता है तो ये राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है, समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ किसी राज्य से तो मतलब उस पर्टिकुलर राज्य के अगर सीमाओं को बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, या नाम परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर राज्य, जैसे ये राजस्थान हो गया, ठीक है ना, राजस्थान की सीमाओं में परिवर्तन करना है। अब राष्ट्रपति ने ये प्रक्रिया है जो स्वीकार कर ली है कि भाई संसद का जो भी अध्यादेश था उसको स्वीकार किया। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, पर्टिकुलर राज्य की, जैसे राजस्थान की बात की तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास या विधानमंडल के पास, राजस्थान के विधानमंडल के पास वो भेजेगा, ठीक है ना। हाँ, ये मायने नहीं रखता है कि भाई जो विधानमंडल की क्या प्रतिक्रिया रहती है, राष्ट्रपति का इतना काम है वहां पर भेजा जाता है, विधानमंडल उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे उससे राष्ट्रपति को कोई बाध्यता नहीं है। ये ध्यान रखना, सवाल यहां से फंसते हैं।
अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम हो तो उसमें यही पूछते हैं कि भाई जो अध्यादेश जारी तो कर रहा है, मंजूरी भी मिल गई, क्या राष्ट्रपति फोर्सफुल है? मतलब जो विधानमंडल की प्रतिक्रिया को मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भेजना जरूरी है भेज दिया, ठीक है ना, लेकिन वो हाँ भरे ना भरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विधानमंडल किसी भी पर्टिकुलर राज्य से संबंधित हो। ठीक है ना? तो ये आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? जो अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 है जो ये घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है संविधान संशोधन, जिसके बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली है। और अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 2 में जो चीजें बता रखी है, ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में ये बता रखा है नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन की बात होगी। तो इन दोनों में जो भी परिवर्तन होगा कानूनी या साधारण बहुमत प्रक्रिया द्वारा होगा। यह तो सरल कानूनी प्रक्रिया होगी या साधारण बहुमत द्वारा होगा, न कि इसे 368 संविधान संशोधन के तहत माना जाएगा। ठीक है ना? 368 संविधान जो आर्टिकल 368 ये प्रावधान करता है संविधान संशोधन की, तो आर्टिकल 2 और 3 में किसी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, साधारण कानूनी प्रक्रिया द्वारा उसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपके दिमाग में आता है कि भाई जो इसके लिए तो ये बात होगी, तो दूसरी चीज कैसे है? तो 9वां संविधान संशोधन 1956 में ये बताए गए हैं, जो मान लो कि भाई कोई भी भाग है दूसरे देश को देना है, समझ रहे हैं ना, किसी का लेना या देना है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में दोस्तों संविधान संशोधन 368 का यूज किया गया। जब किसी भारतीय क्षेत्र के भाग को, भारतीय संघ क्षेत्र के भाग को किसी दूसरे देश को दिया जा रहा है, तो उसके लिए संविधान संशोधन 368 का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब बात आ जाती है, कई कबार सीमाओं में विवाद होता है, तो सीमा विवाद से संबंधित क्या स्थिति है भारतीय संविधान में? तो ये बताया गया है कि सीमा विवाद से संबंधित अगर कोई बात हो तो वो क्या होगी? कानूनी या साधारण बहुमत प्रक्रिया द्वारा सॉल्व की जाएगी, मतलब कार्यपालिका प्रक्रिया द्वारा सॉल्व की जाएगी। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, संविधान संशोधन कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग रियासतों का एकीकरण। इसमें हम लोग जानेंगे जो रियासतें थी वो क्या थी, इसका भारत में एकीकरण हुआ तो किस रूप में हुआ, किस किस कानूनी प्रक्रिया या सामान्य प्रक्रिया से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो रियासतें थी क्या? रियासतें थी दोस्तों जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था। जो रियासतें थी उस पर क्या है, अधिकार भले ब्रिटिश से कनेक्टेड था, लेकिन जब ब्रिटिश शासन था उस समय रियासतें थी। ठीक है ना? लगभग भारत में 552 रियासतें थी। तो रियासतें थी तो वो क्या काम कर रही थी? तो रियासतों पर नियंत्रण था वो राजा महाराजाओं का था, लेकिन वो आप सीधी भाषा में कहते हैं ब्रिटिश के चमचे बने हुए थे। कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन होता था तो वो क्या करते हैं, उसको कुचलने में मोस्टली है जो वो रियासतें, हालांकि काफी रियासतों ने सहयोग भी किया, लेकिन आप लोग जब आधुनिक हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो वहां पर है ना, उन्होंने ब्रिटिश का सहयोग किया क्योंकि वो उच्च वर्ग में माने जाते थे, उनके पास धन दौलत अपार थी। तो इनकी क्या है, ब्रिटिश के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। ब्रिटिशर्स थे जो उनको परेशान नहीं करते थे और अपने साथ मिला के रखते थे, ताकि किसी प्रकार के आंदोलन में निपटने में या कुचलने में उनका सहयोग लिया जाता था। तो ये वही रियासत है जहां पर दोस्तों राजा महाराजाओं का नियंत्रण था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद से क्या किया गया, अब उन रियासतों को ऑप्शन दिया गया कि भाई आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो चुका था 15 अगस्त, ठीक है ना। उसमें पाकिस्तान का अलग हिस्सा बन गया और भारत का अलग हिस्सा बन गया। अब दोनों के पास एक ऑप्शन था कि भाई आप किसमें शामिल होना चाहते हो। तीसरा ऑप्शन ये भी था कि आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो क्या हुआ, 549 रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो कि अभी स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो कौन कौन सी थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया, हैदराबाद,
जूनागढ़ और कौन सी थी, जम्मू कश्मीर। ये जो तीनों रियासतें थी, इन तीनों की बात करें तो इनका विलय किस प्रकार हुआ। सबसे पहले दोस्तों हैदराबाद में दोस्तों निजाम का शासन था और वो अत्यधिक शोषणकारी राजा हुआ करता था, ठीक है ना। उस समय उसी के टाइम ही कानूनी प्रक्रिया द्वारा, जो सैन्य कार्रवाई द्वारा किसको, हैदराबाद को किसमें शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया। किसके द्वारा, सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल किया गया। क्लियर हो गया, तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात आ जाती है जूनागढ़ को दोस्तों एक चुनाव टाइप में जनमत संग्रह हुआ कि क्या आप भारत में शामिल होना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो वो उसे जनमत संग्रह द्वारा भारत को या भारत में शामिल होने वाले लोगों की मांग अधिक थी, तो इसलिए जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल हुआ। उसके बाद आती है जम्मू कश्मीर की बारी। तो जम्मू कश्मीर भी क्या हुआ, स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था, उस दौरान पाकिस्तानियों के कबायली इलाके थे, ठीक है ना, पाकिस्तान के कबायलियों द्वारा जम्मू कश्मीर के काफी भाग पर हमला किया गया और आधे भाग पर नियंत्रण कर लिया गया। समझ लें, आधे भाग पर नियंत्रण कर लिया तो क्या हुआ, आधे भाग के बाद जब वहां के राजा हरि सिंह जी, उस समय कौन से थे, क्यों रियासतों पर राजा महाराजाओं का अधिकार था, तो उस समय राजा हरि सिंह ने, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनको एक विलय पत्र के माध्यम से उनको जानकारी दी और फिर वो जो भी क्षेत्र बचा था उसके बाद भारत में विलय हो गया। समझ गए ना। आज भी जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं, ये उसी समय अधिकृत किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण द्वारा, इसलिए भारत आज भी उसे अपना हिस्सा मानता है। जो बाल्टिस्तान और गिलगिस्तान वाला इलाका है, ये वही इलाका है दोस्तों जहां पर रियासतों के टाइम जब रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था या स्वतंत्र थी, उस समय लड़ाई के माध्यम से वो भाग आज भी उधर है और हमारा पीओके वाला भाग का हिस्सा भी हम लोग भारत का मानते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, जो पीओके वाला आज भी हिस्सा है वो क्या है, पाक अधिकृत जियो जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। तो उन तीनों रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कौन सी, जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को तो हम लोगों ने सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल करवाया, जूनागढ़ को हम लोगों ने जनमत संग्रह द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, लिखित विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। इस प्रकार जो 552 टोटल रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई। क्लियर हो गया, तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि जो, अब आगे बढ़ते हैं, रियासतों का एकीकरण तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो क्या हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की स्टार्ट हुई कि भाई जो राज्य का निर्माण होगा, राज्य क्षेत्र होगा, पर्टिकुलर भाषा बेस्ड होगा। तो इसके लिए सबसे पहली मांग आई दोस्तों भारत सरकार द्वारा धर आयोग, एस के धर आयोग। कौन सा, एस के धर आयोग 1948 में इसकी कमेटी बिठाई गई। किसकी, एस के धर आयोग 1948 में पहली बार राज्य के पुनर्गठन या आप लोग राज्य पुनर्गठन की समिति बिठाई गई। इसमें क्या बताया गया था, इसमें ये मांग थी कि राज्यों का जो आधार होना चाहिए पुनर्गठन का वो भाषाई आधार पर होना चाहिए, लेकिन इनकी मांगों को अस्वीकार कर लिया गया। तो क्या हुआ, उसके कुछ समय बाद ही जेवीपी, कौन सी, जेवीपी, समझ रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो वल्लभ भाई पटेल है तो पट्टाभी सीतारमण है, इन तीनों की कमेटी द्वारा 1948 में पहली कमेटी थी धर आयोग एस के, उन्होंने राज्य का पुनर्गठन आयोग के आधार पर क्या है, किसका निर्माण होना चाहिए उसकी बात की गई। इसके अलावा जेवीपी समिति, किसकी स्थापना हुई, जेवीपी समिति। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जेवीपी समिति की स्थापना हुई किसके, राज्य के पुनर्गठन के आधार पर। तो इन्होंने क्या किया, जेवीपी समिति ने अब यही मांग रखी थी, जो धर आयोग ने जो मांग रखी थी वो भी जेवीपी समिति ने मांग रखी कि भी राज्यों का जो आधार होना चाहिए वो भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन इनकी मांग को भी अस्वीकार कर लिया गया। पहले धर आयोग फिर जेवीपी समिति, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कौन सी, आगे आ जाती है इन दोनों की तो मांग मतलब अस्वीकार कर लिया गया। तो 1953 के आसपास का टाइम है, 1953 में दोस्तों लगातार कांग्रेसी आंदोलन होते रहे रेगुलर बेस पर। उस समय पहली बार भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन किया गया, जिसे मद्रास को तेलुगु, मद्रास से क्या किया गया, जो तेलुगु भाषी लोग थे उनका अलग से एक आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। जो आंध्र प्रदेश राज्य आज हम लोग जानते हैं, जो कि अभी हाल ही में 2014 की बात है
किसके तो अलग हुआ था, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से भी अलग एक राज्य घोषित किया गया। ये वही आंध्र प्रदेश है जो पहला है। तो ध्यान रखना, जो भी पहला होता है ना दोस्तों, कि फर्स्ट टाइम कौन सी चीज हुई, तो पहली बार की बात है। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिनका निर्माण भाषाई आधार पर हुआ था, ठीक है ना। मद्रास को तेलुगु भाषा, मद्रास से क्या हुआ, तेलुगु भाषी लोगों को अलग आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में घोषित किया। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई किसको किससे अलग किया गया। यहाँ पर तो बात हो जाती है पहली बार हो गया। उस दौरान क्या हुआ था, उस दौरान कांग्रेसी विधायक थे पोटी श्री रामालू नाम से कोई व्यक्ति थे। उन्होंने लगातार अनशन किया था, करीब 50-60 दिन के आसपास अप्रोच टाइम था। और उनकी क्या है, उन्हीं आंदोलन के दौरान, भूख हड़ताल के दौरान क्या उनकी मृत्यु हो गई। उसी दौरान ये स्थिति आ गई। 1953 में पहली बार किसका निर्माण हुआ, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर निर्माण हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद क्या स्थिति आ जाती दोस्तों, उसके बाद अब एक राज्य तो बन गया, तो अब दूसरे राज्य भी उनकी भी मांग उठने लगेगी, हमारा भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। समझ रहे ना। तो एक का काम हुआ था, यहाँ हो गया था 1953 में। तो फिर 1953 में कुछ समय बाद ही राज्य जो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था, भाषाई पुनर्गठन के आधार पर भाषाई आधार था। उसके बाद फजल अली की अध्यक्षता में, किसके, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसमें यही मांग रखी गई कि भाषा के आधार पर सभी राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो इसमें लगभग 200 सारी बातें मांग ली गई, लेकिन एक राष्ट्र एक भाषा, मतलब आधार होगा जो भाषा, मतलब ऑफिशियल उस स्टेट से रिलेटेड नहीं होगी। मतलब एक राष्ट्र एक भाषा का सिद्धांत लागू न करके भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। और पहली बार कब हुआ था, 1953 में पश्चिम बंगाल कौन सा आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य घोषित किया गया। और फजल अली की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक सिद्धांत को न मानकर बाकी सारी चीजें मान ली गई। और 1956 में भाषाई आधार पर या भाषाई पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। जो भाषाई पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में ये प्रभाव देखने को मिला। स्टार्टिंग में गुजरात में, महाराष्ट्र में, धीरे धीरे सभी राज्यों में ये कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों को आराम से इस टॉपिक में जो भी सारी चीजें थी दोस्तों, मैंने वो अच्छे से बता दी है। अब लास्ट में बात आ जाती है कि जो भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होगी कि 1960 में जैसे महाराष्ट्र से गुजरात की पुनर्गठन हुआ, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। कई कबार क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को यही काम, वीडियो पॉज कीजिए, आप लोगों के सामने वो स्क्रीन पर आराम से दिख जाएगा। वो आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। रीडिंग करनी है अच्छे से, 1-2 बार आराम से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई कमी रहे तो आप जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।